हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑन स्टार चैनल। आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो। इसे देख कर हर एक चीज़ आप जान पाइएगा। आप ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को। इस वीडियो में मैं क्या बताता हूँ सो ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं बोल देता हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले खबर मुंबई से आ रही। मुंबई में अभिनेता सोनू सूद की प्रॉपर्टीज पर आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार सोनू सूद के 6 परिसरों पर सर्वे हो रहा है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर बने। कहा जा रहा है बुक ऑफ अकाउंट्स में छेड़छाड़ है। अधिक जानकारी के लिए जल्दी से अपने सहयोगी मुकेश सेंगर के पास चलते हैं। मुकेश, क्या डिटेल्स मिल रही हैं इसकी? देखिए निधि, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो सर्वे की कार्रवाई है वो आज सुबह शुरू की गई और जो मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वही सर्वे कर रहे हैं। ये सर्वे आज सुबह शुरू हुआ। सोनू सूद के कुल 6 जो ठिकाने हैं जिनमें उनके घर और दफ्तर हैं वहां पर ये सर्वे किया जा रहा है। सोनू सूद की जो कंपनियां हैं उनमें कहां से कितना पैसा आया, उसका सोर्स क्या है और कहां कितना पैसा खर्च किया गया, इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग ले रहे हैं। जो सर्वे होता है उसमें केवल इतना होता है कि जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसकी जानकारी ली जाती है। कोई भी डॉक्यूमेंट की जब्ती नहीं होती है, यानी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कोई भी डॉक्यूमेंट को सीज नहीं करते हैं। अगर सर्वे में कोई गड़बड़ी पाई गई तो उसके बाद फिर अगली कार्रवाई सर्च की होती है। एक तरह से उसको हम रेड कहते हैं, छापेमारी कहते हैं, जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग केस बनाते हैं और उसमें अगर आय से अधिक संपत्ति पाई गई तो उसमें कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल जो सर्वे शुरू किया गया है, शुरुआती जांच में ऐसा कहा जा रहा है कि जो सोनू सूद के जो बुक अकाउंट हैं, जो कंपनियां हैं, उनके खातों में कुछ गड़बड़ी है और उसी को लेकर ये सर्वे शुरू किया गया है। हमें ये भी ध्यान रखना हुआ होगा कि सोनू सूद पिछले हफ्ते ही दिल्ली आए थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले थे। यहाँ पर उनको छात्रों का जो एक प्रोग्राम था उसका मेंटर बनाया गया था, उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। तब इस बात की चर्चा थी कि सोनू सूद आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन सोनू सूद ने बाद में इस बात से इनकार कर दिया था। तो ये भी तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरह से सोनू सूद दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिले हैं उसके बाद ये बदले की कार्रवाई की जा रही है, ये भी एक चर्चा है। लेकिन फिलहाल ये सर्वे में क्या कुछ मिलता है और आगे क्या कार्रवाई होती है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी बता पाएंगे। बिल्कुल, और आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जानकारी के लिए। और राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। राघव, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। कैसे देख रहे हैं जो ये सर्वे की जानकारी आई है सोनू सूद के 6 प्रॉपर्टीज पर आप लोग? देखिए, सोनू सूद एक ऐसे शख्स का नाम है निधि जी, जिसने बीते 1-1.5 साल में पूरे समर्पण भाव से गरीब लोगों की, उन वंचित, शोषित, पीड़ित लोगों की मदद करी जिनको राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अनाथ कर दिया गया। वो लोग जिनकी सरकारें मदद नहीं कर पाई, नेता मदद नहीं कर पाए, प्रशासन मदद नहीं कर पाया, उन गरीब लोगों को उन्होंने मदद करी, उनको खाना भी दिया, उनको दाना भी दिया, उनको अपने घर तक भी पहुंचाया। सोनू भाई को मैं करीब से जानता हूं, उनका दोस्त हूं, मित्र हूं, और मैं किसी राजनीति से प्रेरित होकर नहीं कह रहा, लेकिन एक चीज तो साफ नजर आती है कि क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों से या अपने कामों से कुछ ऐसी चीजें करी जो इस समय की जो राजनीतिक हमारी पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं सरकार के, उन्हें शायद ये ठीक नहीं लगा। उनके राजनीतिक हितों से शायद उनके शब्द या उनके काम मेल नहीं खा रहे थे, जिसके चलते ये एक्शन लिया गया। अभी एक रिपोर्ट आप बता रही थी कि शायद लोग ये पूछताछ करी जा रही है कि सोनू जी के पास इतना पैसा, इतनी दौलत कहां से आई इन गरीब लोगों की मदद करने के लिए। मैं बताता हूं, क्योंकि मैं उन्हें करीब से जानता हूं, कितनी ऐसी एडवर्टाइजमेंट असाइनमेंट्स, इतनी मूवीज, शॉर्ट फिल्म्स, प्रोजेक्ट्स, अपीयरेंसेस सोनू भाई ने फ्री में करी और उससे जो पैसा आया वो ऑर्गेनाइजर्स को कहा कि इस पैसे से आप मुझे इतने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा दीजिए, इस पैसे से मेरे को ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध करा दीजिए, इस पैसे से इस अस्पताल में आप रिचार्ज करा दीजिए कि मैं समय आने पर 500 लोगों की सर्जरियां करा सकूं, उनका इलाज करा सकूं। ऐसे लाखों उदाहरण मैं आपको सोनू सूद के बारे में दे सकता हूं। उस मसीहा को, उस आदमी को जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई, उसे इस प्रकार से विछंट के तहत टारगेट करना ये ठीक नहीं है। ये सरकार की
राजनीतिक असुरक्षा दर्शाता है। लेकिन एक ये पहलू भी है जो आपने हमें समझाया कि किस तरह से उन्होंने पैसे का इंतजाम किया, बंदोबस्त किया, क्योंकि यही शायद इसी की छानबीन हो रही है। लेकिन दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के साथ जुड़कर एक आपके काम का ब्रांड एम्बेसडर बने और इसका शायद खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। ये एक तरह से विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा है। देखिए, मैं इस बारे में बहुत पुख्ता जानकारी तो नहीं दे सकता। सोनू सूद जी इलेक्शन कमीशन, जो तथाकथित तौर पे एक निष्पक्ष एजेंसी मानी जाती है, इलेक्शन कमीशन के भी ब्रांड एम्बेसडर रहे। उसके बाद वो अन्य राज्य सरकारों में भी कई कई कार्यक्रमों के ब्रांड एम्बेसडर रहे। लेकिन हाँ, अगर टाइमिंग के तौर पे देखें तो जैसे ही वो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी से मिले और दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में ब्रांड एम्बेसडर बने, तो उन्हें इस प्रकार से इनकम टैक्स रेट का सामना करना पड़ रहा है। और इस सरकार ने निधि जी केवल पॉलिटिकल पार्टी और नेता ही नहीं, कोई एक्टिविस्ट हो, पत्रकार हो, आपका चैनल एनडीटीवी हो, क्योंकि आप एक निष्पक्ष चैनल है। इस देश में कुछ गिने चुने 3-4 चैनल बचे हैं जिसमें आपका चैनल भी आता है। इस प्रकार के निष्पक्ष लोगों को, जो अपनी मन की बात कहते हैं, जो सही है वो करते हैं, देश हित में काम करते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। क्योंकि आप लोग, हो सकता है कि आपके काम और आपके शब्दावली, आपके शब्द, आपके कर्म बीजेपी के राजनीतिक महत्वाकांक्षा से मेल नहीं खाते, इसलिए शायद आप लोग सबको टारगेट किया जाता है। सोनू सूद भी उसी श्रृंखला में एक व्यक्ति हैं जिनको आज इनकम टैक्स ने प्रताड़ित करने की कोशिश करी है। मैं बस इतनी प्रार्थना करूंगा कि सोनू भाई इन लोगों से ना डरें। वो अपने काम, वो अपने जिस मिशन पे लगे हैं, लाखों लोगों का इलाज कराने में, लोगों की जिंदगियां संवारने में, वो लगे रहें। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे नेताओं के घर पे निधि जी सुबह जनता दरबार लगता है, मैं भी नया विधायक बना हूं, मेरे घर के बाहर भी सुबह कई 100 लोग आ जाते हैं। जैसे नेताओं के घर जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं अपनी परेशानियां लेके, पीड़ा लेकर के, ये जो नेता है क्षेत्र का, ये हमारी समस्या हल करेगा। ऐसे रोज सुबह बंबई में सोनू सूद के घर के बाहर कई 100 लोग आते हैं। ये दर्शाता है कि लोग सोनू सूद में एक ऐसा शख्स देखते हैं कि ये आदमी हमारी परेशानी हल कर सकता है, ये आदमी इंसानियत के लिए खड़ा होता है। उस आदमी को ऐसे, उस मसीहा को, जिसे लोग मसीहा मानते हैं, उस आदमी को इस प्रकार से करना ये ठीक नहीं। बिल्कुल राघव, आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। बहरहाल देखते हैं कि क्या निकल कर आता है। जो ये सर्वे चल रहा है सोनू सूद की 6 संपत्तियों में बॉम्बे में। आगे बढ़ते हैं। मुझे गुजरात से खबर बताई आ रही है। कल 1:30 बजे गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पहले आज होना था, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी हमें दे सकते हैं। अखिलेश, क्या और डिटेल्स मिली हैं? देखिए, ये खबर चली थी वहां पर गुजरात में कि जो पिछली रूपानी सरकार में सभी 22 मंत्री थे, सभी को ड्रॉप कर दिया जाएगा, किसी को भी रिपीट नहीं किया जाएगा, इस तरह की खबर चली। और इस खबर के बाद वहां खलबली मच गई। कुछ जो पुराने मंत्री थे वो विजय रूपानी के घर भी पहुंच गए थे। इस बीच जो नए मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उनके घर पर लगातार बैठकों का सिलसिला चलता रहा। बीजेपी के जो महासचिव थे और प्रभारी थे गुजरात के, भूपेंद्र यादव, वो भी वहीं पर हैं अहमदाबाद में, वो भी इस बैठक में मौजूद थे। और इसके साथ ये भी बताया गया कि आज राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई थी। शपथ ग्रहण समारोह की बाकायदा होर्डिंग लग गए थे, मंच सज चुका था, लेकिन फिर ऐन वक्त पर इसको टाल दिया गया। अब बताया गया कि कल 1:30 बजे जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो होगा। ये खबर जरूर मिली है कि ये बताया गया कि सारे मंत्रियों को ड्रॉप करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि पुराने मंत्रियों का विरोध भी दिख रहा है, ऐसे में संभावना इस बात की भी है कि सारों को ड्रॉप ना किया जाए, कुछ को रिपीट कर दिया जाए। लेकिन हाँ, ये जरूर सूत्र बता रहे हैं निधि कि बड़ी संख्या में युवाओं को मौका दिया जाएगा, महिलाओं को मौका दिया जाएगा इस नए मंत्रिमंडल के गठन में। साथ ही जो कई वरिष्ठ मंत्री हैं, जिसमें कि नितिन पटेल हैं, भूपेंद्र चुड़ासमा हैं, आरसी फाल्दू हैं, ऐसे जो कई साल से विधायक है, कई टर्म से विधायक है, कई सरकारों में वो मंत्री रह चुके हैं, क्या उन्हें हटाना बीजेपी अफोर्ड कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया अखिलेश इस जानकारी के लिए। और क्योंकि बीजेपी की बात हो रही है तो अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। तो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये हिंदू की बात करते हैं, लेकिन ये झूठे हिंदू हैं। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं से मुखातिब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लक्ष्मी और दुर्गा दोनों को कमजोर करने का आरोप लगाया। लक्ष्मी और दुर्गा को प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी ने इसका अर्थ बताया और बीजेपी आरएसएस को झूठा हिंदू तक कह दिया। फिर कहते हैं हम हिंदू हैं।
ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। महात्मा गांधी को हिंदू धर्म का असली उपासक बताते हुए राहुल गांधी ने उनकी हत्या का जिक्र किया और कहा कि आखिर गोडसे ने उनको गोली क्यों मारी। बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी, कि बीजेपी के आरएसएस के लोग हिंदू पार्टी। तो अगर पिछले 100-200 साल में किसी एक व्यक्ति ने हिंदू धर्म को समझा हो और हिंदू धर्म को अपनी प्रैक्टिस बनाई हो, तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। इसको हम भी मानते हैं और इसको आरएसएस के लोग भी मानते हैं, बीजेपी के लोग भी मानते हैं। तो अगर महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को समझा और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म को समझने में लगा दी, तो आरएसएस की विचारधारा ने उस हिंदू की छाती में 3 गोली क्यों मारी? याद करिए, ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने खून की दलाली जैसे शब्द का प्रयोग हमारे वीर जवानों के लिए किया था, और आज हिंदू धर्म के लिए धर्म की दलाली जैसे शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं। भगवान शिव के हाथ और महावीर जी के हाथ में उन्हें कांग्रेस का हाथ नजर आता है। मुझे लगता है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार की राजनीति जिसमें देवी देवताओं का अपमान हो कदाचित नहीं करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। इस मौके पर राहुल गांधी ने एक बार फिर चीनी अतिक्रमण का जिक्र किया और कहा कि पीएम मोदी की हिम्मत नहीं हुई जमीन वापस लेने की। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और राजनीति के बाद देश की बात में बात अब किसानों की। कृषि कानून बिल और जमीन अधिग्रहण के खिलाफ अब गाजियाबाद के मंडोली में किसानों का एक और धरना प्रदर्शन का मोर्चा खुल गया है। कब्र खोदकर किसान क्यों धरना दे रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। गाजियाबाद के मंडोला विहार में 2 दर्जन किसानों का ये अलग अलग तरीके से आमरण अनशन चल रहा है। मंडोला विहार की बहुमंजिला आवासीय कॉलोनी के सामने चिलचिलाती धूप में 6 गांवों के किसान आवास विकास परिषद के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो मंडोला विहार है, ये आप देख सकते हैं कि तमाम सारी जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है। तो इस जमीन को 2000 के आसपास में आवास एवं विकास परिषद जो उत्तर प्रदेश की एक संस्था है, उसने इस ज़मीन का अधिग्रहण किया था। तकरीबन 2600 एकड़ से ज़्यादा जो ज़मीन थी उसका यहाँ पर अधिग्रहण किया गया और 6 गांवों के लोगों की ज़मीन को अधिग्रहित किया गया। लेकिन अब इस आंदोलन की बागडोर अलीगढ़ के टप्पल में ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन कर चुके मनवीर तेवतिया ने संभाली है। मनवीर तेवतिया का राकेश टिकैत से 36 का आंकड़ा है। लिहाजा वो कहते हैं कि कृषि कानून में संशोधन और मंडोला के किसानों को जमीन का मुआवजा देने में गड़बड़ी के खिलाफ वो आमरण अनशन कर रहे हैं। जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है वो कष्ट दे रहा है और लोगों को भी। उसने बॉर्डर बंद कर दिए, उसने लोगों की दुकानें बंद कर दी। अगर हम परेशान हैं तो हमें क्या अधिकार बनता है कि हम लोगों को परेशान करें? अगर सही बात कहेंगे तो लोग कहेंगे, अभी आंदोलन जो चला रहे हैं वो लोग कहेंगे हम भाजपा के आदमी हैं, तो तुरंत ऐसे ब्लेम लगाएंगे। यानी कि वो बक्कल तार दें या गोल लाठी लगा देंगे, इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करें तो वो देशभक्त हैं। कब्र बनाकर धरना देने वालों में नीरज त्यागी भी हैं। मंडोला गांव के नीरज की 60 बीघे जमीन भी अधिग्रहण में चली गई। उनका आरोप है कि 1100 रुपए मीटर के हिसाब से उनको जबरन मुआवजा दिया गया। अब उस जमीन को 40,000 रुपए मीटर आवास विकास परिषद बेच रही है। 2008 में इन्होंने एक आपातकालीन धाराओं में हम सब लोगों को बाध्य करके और 1100 रुपये का मुआवजा बनाया और उसके लिए मजबूर कर दिया। उस टाइम भी हम लोग आंदोलनरत थे और हम लोग ये कह रहे थे कि पास में पेरिफेरल हाईवे है
जिसको इन्होंने 2325 रुपये मुआवजा उन दिनों दिया जब हमारा 1100 रुपये बनाया। आवास विकास परिषद से भी हमने बात करने की कोशिश की कि आखिर किसानों के धरने के संबंध में क्या कोई बातचीत हुई है, तो कैमरे के सामने तो बातचीत नहीं किया, लेकिन उनका ये ज़रूर कहना था कि 95% किसानों के साथ में आपस का समझौता हुआ है और बाकायदा उस आपसी समझौते के तहत उन्होंने किसानों को मुआवजा दिया है और उसके बदले किसानों ने उनको ज़मीन दी है। दरअसल मंडोला में धरने पर बैठे किसानों की मांग है कि जमीन का मुआवजा 4,400 रुपए मीटर मिले। अब प्रशासन इन किसानों का धरना खत्म करवाने की लगातार कोशिश कर रहा है। 2 राउंड की बातचीत भी प्रशासन के साथ हो चुकी है, लेकिन फिलहाल कोई हल नहीं निकला है। गाजियाबाद के मंडोला गांव से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे है, आतंकी मॉड्यूल पकड़े जाने पर अंडरवर्ल्ड का आतंक से पुलिस को मिला सीधा कनेक्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान द्वारा संचालित जिस आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, उस मामले में गिरफ्तार सभी 6 संदिग्ध आतंकी अब पुलिस रिमांड में हैं। पुलिस का दावा है कि काफी सालों बाद अंडरवर्ल्ड का आतंकी गतिविधियों में सीधा कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को जिन 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा राजस्थान से गिरफ्तार जान मोहम्मद उर्फ समीर को लेकर है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि वो अंडरवर्ल्ड से सीधे जुड़ा हुआ था और इस आतंकी मॉड्यूल में उसकी अहम भूमिका है। पुलिस के मुताबिक मुंबई का रहने वाला जान मोहम्मद उर्फ समीर सीधे तौर पर दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में था। वो व्हाट्सएप कॉल के जरिए उससे बात करता था और उसी के कहने पर इस मॉड्यूल को हथियार, गोला बारूद और फंड मुहैया कराया गया। हालांकि उसने अपने मोबाइल का डेटा डिलीट कर दिया है, इसीलिए उसका मोबाइल साइबर जांच के लिए भेजा जा रहा है। जान मोहम्मद को लेकर मुंबई में भी काफी हलचल रही। वहां के गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। मुंबई पुलिस ने कहा कि जान मोहम्मद धारावी का रहने वाला है। वो 20 साल पहले से डी कंपनी से जुड़ा हुआ था। उस समय के उस पर कुछ केस भी हैं। वो 13 सितंबर को गोल्डन एक्सप्रेस में बैठा और कोटा में पकड़ा गया। मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए महाराष्ट्र एटीएस चीफ ने कहा कि ना ही मुंबई या महाराष्ट्र में कोई हथियार बरामद किया गया है और ना ही महाराष्ट्र के अंदर किसी को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में इसे महाराष्ट्र एटीएस के इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ना ही किसी केंद्रीय जांच एजेंसी ने और ना ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जानकारी उन्हें दी थी। As far as this particular case is concerned, let me tell you, the city is safe, even the state is safe. ऐसा कुछ भी नहीं है। Don't try to say कि कुछ होने वाला है या होने वाला था। हमको नहीं पता क्या था। कोई भी एक्सप्लोजिव, कोई भी वेपन महाराष्ट्र में नहीं आया। कोई उनका ऑपरेटिव महाराष्ट्र में नहीं आया। It was all at Delhi. दिल्ली से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से these people were supposed to go there and get things, लेकिन उससे पहले ही उसको पकड़ लिया गया। पुलिस के मुताबिक आईएसआई और अनीस इब्राहिम ने इस मॉड्यूल को 2 ग्रुप में बांटा था। पहला ग्रुप रायबरेली के मूलचंद और मुंबई के जान मोहम्मद का था, जो सीधा अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। इसका काम फंड, गोला बारूद और हथियार मुहैया कराना था। जबकि दूसरा ग्रुप जामिया नगर के ओसामा और प्रयागराज के जीशान का था, जिन्हें अलग अलग जगहों पर रैकी कर ब्लास्ट और टारगेट किलिंग करनी थी। पुलिस के मुताबिक जीशान और ओसामा ने इसी साल अप्रैल में मस्कट से पाकिस्तान के थट्टा इलाके पहुंचकर आतंकवाद की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज और आईएसआई के लोगों ने दी। ट्रेनिंग में इन्हें पिस्टल चलाना, आईईडी प्लांट करना और हमले के दौरान लोगों से बचने और छुपने के तरीके भी बताए गए। थट्टा में ही अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। आरोपी जीशान एमबीए है। वो दुबई में अकाउंटेंट था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भारत आ गया और फिर यहाँ पर खजूर का धंधा करने लगा। लखनऊ से गिरफ्तार आमिर जीशान का रिश्तेदार है। आमिर ने जेद्दा में मूलचंद उर्फ लाला, एक किसान है और वह डी कंपनी के संपर्क में था।
यूपी के बहराइच का रहने वाला अबू बकर जेद्दा में रह चुका है। उसने 2013 में देवबंद में मदरसे में शिक्षा ली। दिल्ली से गिरफ्तार ओसामा का परिवार ड्राई फ्रूट का काम करता है, जिसकी वजह से ओसामा मिडिल ईस्ट के देशों में व्यापार के सिलसिले में आता जाता रहा है। पुलिस के मुताबिक आतंक के इस गठजोड़ में अंडरवर्ल्ड, ISI और पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है। 14 दिन की पुलिस रिमांड में अब पुलिस आरोपियों से ये पता लगाएगी कि वो पाकिस्तान से किन लोगों के संपर्क में थे, उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई, भारत में उनके निशाने पर कौन कौन से लोग थे, कहां कहां वो ब्लास्ट करने वाले थे और यहां उनके कुल कितने साथी हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे, बनारस की साड़ी उद्योग का हाल खस्ता, कई दुकानें बंद होने की कगार पर। बनारस साड़ी उद्योग इन दिनों मंदी की मार झेल रहा है। एक समय 7,000 करोड़ का यह कारोबार अब त्योहार के मौसम में भी परेशानी में है। साड़ी के बाजार में सन्नाटा पसरा बताया जा रहा है। हालात ये हैं कि बहुत सी दुकानें बंद होने की कगार पर हैं। बनारस से ग्राउंड रिपोर्ट। बंगाल हमारा बहुत बड़ा इसका परचेज करने वाला सेंटर था। बंगाल की स्थिति यह है कि इस वक्त हम लोगों का दुर्गा पूजा का सीजन था, 1 पैसे का कस्टमर नहीं है। बिल्कुल कोई बंगाल से आ ही नहीं रहा है कोई ग्राहक, और ना ऑर्डर, शायद 10-15% ऑर्डर आ रहे हैं, उससे अधिक ऑर्डर नहीं है। और उसके अलावा आंध्रा, तेलंगाना के अलावा कहीं से हिंदुस्तान में ऑर्डर नहीं है। महाराष्ट्र दल है, ये गणेश उत्सव बहुत मजे का मनाया जाता है। गणेश उत्सव में बिक्री नहीं बना, और पंजाब दिल्ली तो वैसे ही बैठा हुआ है। लोगों के पास पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तो वो माल खरीदेंगे, अन्यथा हमारा बिजनेस ऐसे ही चलता रहेगा। बनारसी साड़ी उद्योग के महामंत्री राजन बहल का यह दर्द यूं ही नहीं है। कोरोना के बाद की तालाबंदी मानो जैसे अभी भी साड़ी उद्योग के लिए चली आ रही है। साड़ियों के खरीदार नहीं हैं, बनाया हुआ माल बिक नहीं रहा है और जो माल बाहर गया उसका पैसा फंसा हुआ है। इस वक्त कहा जाए तो बहुत ही विकट स्थिति में हमारा उद्योग चल रहा है। ये 2019 में जो लॉकडाउन हुआ उसकी पेमेंट अभी तक हमारे पास 50% भी पेमेंट नहीं आ पाई। तब तक थोड़ा बाजार चलने लगा तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम किया। वो बैंक से लोन हो रहा है या जहाँ से भी पैसे का इंतजाम कर सके हमने इंतजाम किया, और उसको इंतजाम करने के बाद फिर हमने इन्वेस्ट किया पैसे को, फिर ग्राहकों को माल बेचा और फिर वो भी पेमेंट हमारी फंस गई। अभी उसमें से 80% रिकवरी बाकी है। अब आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा हमारा उद्योग जो जूझ रहा है ये फाइनेंस से जूझ रहा है। मनोज शाह की फर्म में ये पुराना स्टॉक बाहर से आने वाले कारोबारियों के लिए औने पौने दाम पर बेचने को रखा गया है। ये साड़ियाँ नहीं बिकी तो बेकार हो जाएंगी। इससे महंगाई लेके फ़र्क ये पड़ा कि लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी कम हो गई है। जो पहले 1500-2000 खरीदते थे वो 500-700 की परचेजिंग करना चाहते हैं। पैसा लोगों के पास उतना है नहीं और नया नया आइटम बनता है, वो पुराना माल रुक जाता है। वो फिर पुराना रेट डाउन करके या सेल में बाहर जो कस्टमर आते हैं उनको हम लोग उसको सेल आउट करते हैं। संकट की असली मार बुनकरों पर पड़ी है। शकील अहमद के घर पहले 3 हैंडलूम थे और काम अच्छा चलता था, लेकिन कारोबार ऐसा बैठा कि सारा ताना बाना उलझ गया। हैंडलूम छोड़ चाय पकौड़ी की दुकान खोलनी पड़ी। ये कहानी सैकड़ों बुनकर की है। हम क्यों परेशान है कि हमारा बुनकर का काम है पिछले बहुत दिनों से बंद हो गया है और बहुत परेशानी हो गई थी हमें, इसलिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई दुकान खोले, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था कि दुकान खोलने के लिए। तो हमने अमन भाई से सहायता ली, हमने पकौड़ी सलाद यही सब की दुकान खोली है और उसी से हम अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहे हैं। बनारसी साड़ी उद्योग ने ऐसी दुर्दशा और ऐसी मंदी कभी नहीं देखी थी। ऐसा इसलिए नहीं कि इसके कदरदान कम हो गए हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है कि लोगों के खरीदने की क्षमता कम हो गई है। ऐसे में सरकार को इसके उत्पादन के लिए नहीं बल्कि इसके बाजार के लिए ठोस योजना बनानी चाहिए।
क्योंकि अगर बाजार चल निकलेगा तो बनारसी साड़ी उद्योग अपने पैर पर खुद खड़ा हो जाएगा। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाने वाले आईटी और क्वालिफाइड 1554 शिक्षक बेरोजगारी की कगार पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों खासकर फिरोजाबाद में बुखार से मौतों का सिलसिला चल ही रहा है। इसमें ज्यादातर बच्चे हैं, लेकिन अब हरियाणा के पलवल हथीन विधानसभा के गांव चिल्ली में रहस्यमयी बुखार के कारण पिछले 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत हो गई है। गांव वाले इसे डेंगू के बुखार के कारण मौत बता रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू बुखार से मौतों की पुष्टि नहीं की है। अब स्वास्थ्य विभाग का पड़ताल शुरू की है। ग्रामीणों का कहना है कि बुखार से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, जिनकी रिकवरी ना होने से मौत हो रही है। ऐसा अक्सर डेंगू बुखार में होता है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वायरल बुखार में भी प्लेटलेट्स कम होते हैं। गांव के सरपंच नरेश का कहना है कि पिछले 10 दिनों में 8 बच्चों की मौत हुई है और करीब 50 से 60 बच्चे बुखार की चपेट में हैं। 4000 की आबादी वाले इस गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। देश के तमाम सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाने वाले आईटी और गेट क्वालिफाइड 1554 शिक्षक बेरोजगारी के कगार पर हैं। इन सबको शिक्षा मंत्रालय के विशेष प्रोग्राम के तहत भर्ती किया गया था। इनका आरोप है कि 2017 में शिक्षा मंत्रालय ने इन्हें स्थायी नियुक्ति का भरोसा दिया था, उसे पूरा नहीं किया गया और इन्हें आश्वासन दिया गया था कि 3 साल बाद इन्हें राज्य सरकारी कॉलेजेस में नियमित कर देगी, वो भी नहीं हुआ। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।